everyone, myself Nimisha. Today I will continue third chapter synthetic fiber and plastics. बच्चों इससे जो चैप्टर है ये रिमेनिंग चैप्टर है, इसका प्रीवियस पार्ट मैं अपने वीडियोस में पहले ही डाल चुकी हूँ। सो उसको देखने के लिए आप मेरे वीडियोस में लिंक करें और उस चैप्टर को समझें। अभी आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि पहले सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बता चुके हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स या मैनमेड फाइबर्स क्या होते हैं। अभी हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे कि इनकी क्वालिटी क्या होती है। ये जो है ये नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में जल्दी ड्राई हो जो है, क्या इनकी क्या क्वालिटी होती, क्या खासियत होती है कि हम जो है इनको नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में इनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पहले तो इनके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। क्वालिटी है क्विकली ड्राई, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं। ड्यूरेबल होते हैं यानी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये सस्ते होते हैं। रेडिली अवेलेबल, ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और इजी मेंटेनेंस, यानी इनकी संभाल करके रखना इनको बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये जो है आप आजकल जो लोग कपड़े जो है मोस्टली सिंथेटिक फाइबर्स के ही यूज़ करते हैं। जो कॉटन, वूल और सिल्क होता है यानी कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो इन फाइबर्स से इनसे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। उनके बारे में भी कंपेयर करके भी अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं जिस एक्टिविटी के थ्रू हम आपको सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में डिफरेंस बताते हैं। आप एक कपड़ा ले सकते हो, एक हैंकी के जितना क्लॉथ ले लो या उससे बड़ा ले लो या एक पिलो कवर जितना कपड़ा ले लो। सेम साइज के आपको दो क्लोथ्स लेने हैं, जिसमें से एक तो सिंथेटिक फाइबर का हो, वो नायलॉन हो, रेयॉन हो, पॉलिस्टर हो, पॉली कॉटन हो, कुछ भी हो आप एक ले सकते हो। और दूसरा आप ले सकते हो कॉटन वूल, कॉटन या वूल। अब उन दोनों कपड़ों को आप सेम क्वांटिटी के पानी में सोक कर दो, यानी कि एक दो सेम साइज की बकेट लो और उनमें उनको हाफ बकेट को बकेट में पानी भर लो। और उसके बाद आप उन दोनों पीस ऑफ क्लोथ्स को उसमें सोक कर दो। आप थोड़ी देर बाद उठाओ और उसके बाद ऑब्जर्व करो उसे। ये देखोगे कि जिसमें आपने वूल या कॉटन क्लोथ्स डाला था वो उस बकेट का पानी कम है इन कंपैरिजन टू सिंथेटिक फाइबर, यानी कि आपने जिसमें सिंथेटिक फाइबर डाला है उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी है और नेचुरल फाइबर्स में कम मात्रा में पानी है। यानी कि इस चीज़ से ये श्योर हो जाता है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो पानी को कम एब्जॉर्ब करते हैं इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर्स। इसके अलावा आप जब इनको ड्राई करते हो, जब इनको सुखाते हो, तो आप देखते हो कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर्स। इस तरह की एक्टिविटी आप करके आप अपने आप सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के बीच में कंपैरिजन जो है डिफरेंस पता कर सकते हो। फिर इसके अलावा और एक कंपैरिजन है, यानी कंपेयर करते हैं नेचुरल फाइबर से उसकी ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस के आधार पर, यानी कि उनकी लॉन्ग लास्टिंग कितना ज़्यादा चलते हैं, उनके रेट और उनके रख रखाव के आधार पर भी सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। देखो नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं, इंसेक्ट्स से मिलते हैं। जैसे कि जो है नेचुरल फाइबर में कॉटन होता है, ये हमें प्लांट से मिलता है। वूल होता है, ये हमें शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, रैबिट से मिलता है। या फिर कि सिल्क होता है, ये हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि हमें प्राकृतिक चीज़ों से मिल रहा है। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं होता, इनकी जो लॉन्ग लास्टिक होती है इनको लंबे समय तक हम नहीं रख सकते और इनको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक कॉटन, प्योर कॉटन कपड़ा अगर आप लेते हो ना, तो मुश्किल से आप 3 और 4 मंथ में अगर उसको कंटिन्यू पहन रहे हो तो वो फट जाता है, टर्न हो जाता है। अगर इसके कंपैरिजन में आप कोई सिंथेटिक फाइबर ले रहे हो तो वो आपको नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में सस्ता मिलता है। इसके अलावा वो ड्यूरेबल भी होता है, लंबे समय तक चलता है और उसके रख रखाव भी आसान होता है। इसीलिए लोग कम जो है कॉटन फाइबर या फैब्रिक या वूल फैब्रिक या सिल्क के कंपैरिजन में आजकल सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब फैब्रिक के साथ आता है प्लास्टिक। अब आपको जो भी चैप्टर में सिंथेटिक फैब्रिक और प्लास्टिक के बारे में था, तो फैब्रिक के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है बेटा दो टाइप से जुड़े हुए होते हैं, आपस में लिंक अप होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये बॉक्स इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सीधी लाइन
लाइन में प्लास्टिक एक चेन के थ्रू जुड़ा होता है जिसे बोलते हैं लीनियर, और दूसरा होता है जिसमें ये मल्टी जो है सेल्स प्लास्टिक के आपस में मल्टी यूनिट्स जुड़े हुए होते हैं, ये कहलाता है क्रॉस लिंक्ड। इस तरह से दो तरह से प्लास्टिक आपस में जुड़ा हुआ होता है। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इज अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी पॉलीमर, जैसे सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर होता है, केमिकल यूनिट होता है, उसी तरह से प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है जो कि सिंथेटिक फाइबर की तरह ये लीनियर और कुछ क्रॉस लिंक्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है। कुछ प्लास्टिक जो है वो दो क्वालिटी से एक दूसरे के द्वारा प्लास्टिक जुड़ी होती हैं, या तो लीनियर के टाइप से जो सिंगल स्ट्रेट लाइन में जुड़ी होती हैं, या फिर क्रॉस इस तरह के डिजाइनों के द्वारा प्लास्टिक आपस में लिंक्ड होती हैं और लिंक्ड होकर के प्लास्टिक की चीजें बनती हैं। अब साइज के ऊपर बात करते हैं हम प्लास्टिक की, तो इसका साइज क्या होता है? इट कम इन ऑल साइज ड्यू टू क्वालिटी ऑफ इजी मोल्डेबल। क्या होता है कि प्लास्टिक आपको हर साइज में मिलती है। आजकल तो प्लास्टिक के बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, न जाने कितने प्रोडक्ट आपके सराउंडिंग में होंगे जो प्लास्टिक के होंगे। सब लगभग सारी चीजें आप प्लास्टिक की यूज करते हो। आपके पास कई ऐसे पेंसिल बॉक्स आप यूज करते हो, आपके पेन कवर होते हैं, पेन होल्डर्स होते हैं, इवन कवर चढ़ाते हो वो भी प्लास्टिक होती है। जो है टिफिन बॉक्स आपके प्लास्टिक के होते हैं। आपके घर में बहुत सारे प्लास्टिक के आजकल बर्तन आने लग गए हैं। कई व्हीकल होते हैं उनमें भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। टेलीविजन है वो भी प्लास्टिक का है। बहुत सारी चीजें, कई चीजें ऐसी थी, वायर्स भी प्लास्टिक के होते हैं। तो प्लास्टिक की तो बहुत सारी चीजें हमारे सराउंडिंग में आप कई चीजें ऐसी देख सकते हो जो प्लास्टिक की बनी हुई हो। प्लास्टिक जो है सभी साइजेस में मिलता है, उसे आप छोटे से छोटा लेकर के बड़े से बड़ा बहुत ज्यादा साइज में आप प्लास्टिक को ले सकते हो। प्लास्टिक हर साइज में अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि इसकी एक ऐसी क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? इजीली मोल्डेबल क्वालिटी, यानी कि ये किसी भी साइज में आसानी से मोल्ड हो जाता है, किसी भी तरह का आकार ये ग्रहण कर लेता है, इसीलिए प्लास्टिक हर साइज में अवेलेबल होता है। ये रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकल यानी कि पुरानी प्लास्टिक को मेल्ट करके उससे नई चीजें बनाई जा सकती। रीयूज किया जा सकता है, यानी एक बार को प्लास्टिक की चीजों को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डिफरेंट कलर में कलर किया जा सकता है। बच्चों के टॉयज देखते हो कितने कलरफुल आते हैं, ब्यूटीफुल से कलर्स होते हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी इसको किसी भी तरह से कलर किया जा सकता है। मेल्टेड ये आसानी से पिघल जाता है। मेल्टेड यानी हाई टेम्परेचर जब इसको करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है। इसमें प्लास्टिक की क्वालिटी होती है, एक प्लास्टिक जो है मेल्ट हो जाती है और एक प्लास्टिक मेल्ट नहीं होती है। रोल्ड इनटू शीट, इसको शीट्स में भी बनाया जा सकता है। देखते ट्रांसपेरेंट शीट, कई बार लोग अपने गेटों में ट्रांसपेरेंट शीट लगाते हैं, दरवाजों में लगाई जाती है। इस तरह से ट्रांसपेरेंट शीट के थ्रू भी प्लास्टिक के द्वारा बनाई जाती है। यानी प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें होती हैं। इन्हीं क्वालिटियों की वजह से जो है प्लास्टिक आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। प्लास्टिक मोस्टली बेटा दो टाइप की होती है। पहले और है, एक तो होती है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। इनके बारे में मैं आपको बताएंगे। जो पॉलीथीन है, अच्छा पॉलीथीन देखो, पॉलीथीन आप देखते हो आजकल गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बैन कर रखी है। क्यों बैन कर रखी है? क्योंकि ये टॉक्सिक होती है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है और कई लंबे समय तक भी अगर हम इसको रखें तो भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होती, और अगर इसे जलाने की कोशिश करते हैं तो कई ज्यादा टॉक्सिक गैसों का निर्माण होता है प्लास्टिक को जलाने में। ये प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग किससे बनता है? पॉली प्लस एथेन से ये बनता है, ये प्लास्टिक बैग। और अब आपको बताएंगे बेटा टाइप ऑफ प्लास्टिक, जो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग है, इनके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। हाय स्टूडेंट्स, तो थर्मोप्लास्टिक टाइप ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में बताना है मुझे आपको। तो थर्मोप्लास्टिक दो तरह की प्लास्टिक होती है, जिसमें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होती है। थर्मोप्लास्टिक कौन सी प्लास्टिक होती है? विच कैन बी बेंड इजिली एंड डीफॉर्म ऑन हीटिंग, जो कि आसानी से मुड़ जाती है और उसे जिसे गर्म करते हैं तो वो डीफॉर्म हो जाती है, यानी अपना शेप और अपना आकार बदल लेती। कभी आपने देखा है कि आपके घर में जो वाटर बॉटल है, उस वाटर बॉटल में अगर आप गर्म पानी डाल देते हो तो वो टेढ़ी हो जाती है, या कोई भी और इस टाइप की प्लास्टिक होती है जिसमें पेट जार्स वगैरह होते हैं, उनको आप अगर गर्म करते हो तो वो अपना आकार बदल देते हैं। तो इस तरह की प्लास्टिक जो कि गर्म करने पर अपना आकार बदल देती है, इस तरह के प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। जैसे पॉलीथीन और पीवीसी पाइप्स देखे हैं जो पानी के लिए आपके घरों में डलते हैं, उन्हें पीवीसी पाइप्स बोलते हैं। इनको अगर गर्म किया जाता है तो ये इजिली बेंड हो जाते हैं। या फिर
पॉलीथीन, पॉलीथीन को आप इजीली एग्जांपल आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को, बट ये एक्सपेरिमेंट आप अपने किसी बड़े के साथ में करना, अकेले एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पॉलीथीन बैग्स में अगर आप उसको गर्म करते हो तो वो जो है डीफॉर्म हो जाते हैं, उनका शेप बदल जाता है, वो मेल्ट हो जाते हैं। देखा है आपने कि कई ट्रांसपेरेंट बैग में खाने पीने, पॉलीथीन बैग में खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो एयर टाइट होती हैं, उनको ऊपर से चिपकाया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उनको हीट करते हैं जिससे वो पॉलीथीन बैग आपस में चिपक जाते हैं। कई बार हम ऐसा घरों में भी करते हैं कि खाने की कोई चीज़ें किसी बैग से निकाल लेते हैं, पॉलीथीन बैग से निकाल लेते हैं, और उसके बाद बाकी बचे हुए बैग को एयर टाइट करने के लिए, उसके अंदर हवा ना जाए, उसको सेफ बनाए रखने के लिए हम उस पॉलीथीन के कटे हुए कॉर्नर को गर्म करते हैं और फोल्ड कर देते हैं, तो वो पॉलीथीन बैग सील पैक हो जाता है। यानी कि इस तरह की प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर वो डीमोल्ड हो जाती है या मेल्ट हो जाती है, ऐसी प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। इसका इस्तेमाल छोटे छोटे बच्चों के कलरफुल खिलौने बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, कंटेनर्स बनाने में किया जाता है, जिसमें कंटेनर जिसमें आप स्टोर कर सकते हो अपने फूड ग्रेन, अपने घर में चीज़ें आप उनमें स्टोर करके रख सकते हो, ऐसे कंटेनर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल पाइप्स बनाने में किया जाता है, जो पाइप है पानी डालते हैं ना जिस पाइप से, उस पाइप बनाने में किया जाता है। घरों में पानी की फिटिंग के लिए, नल की फिटिंग के लिए जिस पाइप का इस्तेमाल करते हैं वो भी थर्मोप्लास्टिक से बनाया जाता है। इस और दूसरे टाइप का प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग। ये एक बार अगर मोल्ड हो जाती है तो दोबारा अगर उसको गर्म करते हैं तो भी वो अपने शेप को चेंज नहीं करती। दो तरह की प्लास्टिक आपने देखी होंगी, डेली यूज में भी आप इस्तेमाल करते हो उस टाइप की प्लास्टिक को। एक प्लास्टिक गर्म करने पर डीमोल्ड हो जाती है, अपना आकार बदल देती है, मेल्ट हो जाती है, और दूसरी प्लास्टिक ऐसी होती है कि जिसको अगर हम गर्म करते हैं तो भी अपना एक आकार आकृति नहीं बदलती, सेम वैसे ही रहती है। जैसे कि दो एग्जाम्पल हैं इसके। बेकेलाइट, बेकेलाइट आपने देखा होगा घर में जो आपके बर्तन होते हैं या कुकर होता है, कुकर का हैंडल डार्क ब्लैक कलर का होता है, ये हैंडल बेकेलाइट का बना हुआ होता है। ये क्यों एक बेकेलाइट का बनाया जाता है? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और लाइट होता है, यानी कि अगर बर्तन को गैस पे भी रखते हैं तो एल्यूमिनियम, स्टील या कॉपर का बर्तन पूरी तरह से गर्म हो जाता है, लेकिन उसमें लगा हुआ वो ब्लैक हैंडल जो बेकेलाइट का होता है वो गर्म नहीं होता है। इसीलिए इस बेकेलाइट का इस्तेमाल स्विच बनाने में या बर्तनों के हैंडल बनाने में किया जाता है। फिर आता है दूसरे टाइप का दूसरा एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, मेलेमाइन। मेलेमाइन देखा है जो डिनर सेट आज आपके घरों में होते हैं ना, वो डिनर सेट मेलेमाइन के बने हुए होते हैं। आप उनको पढ़ के देखो, उनके नीचे उनके बेस पे देखो लिखा होगा मेलेमाइन वर्सेटाइल होता है, ये गिर के टूट जाता है। इसके अलावा बगैर अगर इसमें आप कोई गर्म सामान भी रख दें तो ये मेल्ट नहीं होता है। वह जैसे कि घर में आजकल घरों में टाइल्स लगाए जाने लग गए हैं, जो चीनी मिट्टी के टाइल्स होते हैं वो टाइल्स वर्सेटाइल होते हैं और इसी मेलेमाइन के बने हुए होते हैं। इसके अलावा किचन यूटेंसिल्स भी बनाए जाते हैं। कप भी है, जिन कपों में आप चाय पीते हो, चीनी मिट्टी के कप होते, देखने में ट्रांसपेरेंट होते हैं, नीचे लिखा रहता है कि वो बोन फाइन बोन चाइना के हैं, या जो टाइल, ये सारी चीज भी वर्सेटाइल होते हैं और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के भी कई बार बनाए जाते हैं। ये मेलामाइन होता है। इसके अलावा होता है, अब हम पढ़ेंगे बेटा प्लास्टिक की क्वालिटी क्या होती है, प्लास्टिक को हम क्यों सेलेक्ट करते हैं, ज्यादातर प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मटेरियल ऑफ चॉइस, ये सबकी पसंद का पदार्थ मटेरियल क्यों बन गया है? क्योंकि ड्यू टू लाइट वेट, इसका जो वेट है वो बहुत ज्यादा हल्का होता है। अगर आप कंपेरिजन करो, अगर कोई बर्तन प्लास्टिक का होगा या कोई ऑब्जेक्ट प्लास्टिक का होगा और उसी ऑब्जेक्ट का उतना ही बड़ा कोई मेटेलिक आप बर्तन उठाते हो, मेटेलिक कोई चीज उठाते हो, तो वो आपको वेट में ज्यादा लगेगी। तो प्लास्टिक जो इजीली कैरी होती है एक जगह से दूसरी जगह लेकर के हम इसको आसानी से जा सकते हैं, तो इसी लाइट वेट की वजह से लो प्राइस, मेटल के कंपैरिजन में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा सस्ता भी होता है। अगर आप प्लास्टिक की कोई ऑब्जेक्ट खरीदते हो तो वो आपको सस्ता मिलेगा। इसी जगह अगर आप ग्लास का कोई ऑब्जेक्ट खरीद रहे हो, मेटल का कोई ऑब्जेक्ट खरीद रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट आपको महंगा मिलता है। गुड स्ट्रेंथ यानी मजबूती में भी ये प्लास्टिक और जो है कांच के कंपैरिजन में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। देखा है किचन में आजकल लोग प्लास्टिक के कंटेनर्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं, पहले कांच के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, ये आसानी से टूट जाया करते थे, लेकिन अब प्लास्टिक जो है वो ड्यूरेबल भी है, इजी हैंडलिंग है, आसानी से इसको हैंडल किया जा सकता है, लाना ले जाना, कहीं पर हो, किसी को पकड़ाना हो, बड़ा सामान रख करके उठाना हो, एक जगह से दूसरी जगह रखना हो, इसकी हैंडलिंग बहुत आसान है क्योंकि ये लाइट वेट है, ये मजबूत है, इसलिए इसका किचन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। किचन में बहुत
में जो है बहुत ज़्यादा आपको यूटेंसिल्स देखेंगे, लगभग सभी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक की होती हैं, कप होते हैं, प्लेट्स होती हैं, टिफिन बॉक्स होते हैं, वाटर बॉटल्स होती हैं, बर्तन होते हैं, डिनर सेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। मेटल के कंपैरिजन में अब एयरक्राफ्ट बनाने में, यानी कि हवाई जहाज बनाने में, स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यान बनाने में या कार बनाने में भी मेटल के साथ साथ प्लास्टिक का भी इस्तेमाल होने लग गया है। कार के बम्पर हैं, आगे पीछे का बम्पर है, उसकी सीटें हैं, डेस्क बोर्ड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टायर, बहुत सारी चीज़ों का प्लास्टिक बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लग गया है। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट अंतरिक्ष यान में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक को दूसरा इसकी क्वालिटी की प्लास्टिक को क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये मटेरियल ऑफ चॉइस मैंने आपको बता दिया, दूसरा है नॉन रिएक्टिव मटेरियल है। नॉन रिएक्टिव यानी कि प्लास्टिक किसी भी दूसरे पदार्थ से रिएक्शन नहीं करता है। कई बार ऐसा देखा है, लोहा है, लोहे को अगर खुला छोड़ दिया जाता है तो वो जंग खा जाता है। क्यों जंग खा जाता है? एटमॉस्फेयर में मिली हुई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और वो जंग लगा देता है। तो उससे जो लोहा होता है वो डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। कॉपर पे भी के बर्तनों पे भी आपने देखा है ग्रीन कलर का एक ऑब्जेक्ट अगर उनको खुला छोड़ दिया जाता है तो लग जाता है। यानी कि ये जो मेटल होते हैं ये इजीली एयर के कांटेक्ट में आने पर उनसे रिएक्शन कर देते हैं। बट प्लास्टिक जो होती है वो एज इट इज रहती है, वो किसी भी पदार्थ से कोई भी रिएक्शन नहीं करती है। ये हवा और पानी से कोई भी रिएक्शन नहीं करती। प्लास्टिक का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप रखते हो तो वो एज इट इज रहता है जो है, इसलिए ना तो उसमें जंग लगती है, ना ही उसका कोई शेप बदलता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। इसीलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है केमिकल्स स्टोर करने में भी किया जाता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ से कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। हाँ, तो प्लास्टिक के क्वालिटीज के बारे में हम बता रहे हैं, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या होता है? लाइट वेट होती है प्लास्टिक, स्ट्रांग होती है, ड्यूरेबल होती है और चीप होती है। लाइट वेट यानी कि हल्की होती है, स्ट्रांग होती है, गिर के टूटती नहीं है, ड्यूरेबल काफ़ी लंबे समय तक चलती है और सस्ती होती है। फिर इसकी दूसरी क्वालिटी है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हीट, बिजली, गर्म, ऊष्मा, आग और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की पुअर कंडक्टर होती है। ये अपने अंदर से इन दोनों को गुजरने नहीं देती है, तभी जो स्विचेस होते हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग करी जाती है, या किचन जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके बर्तनों के हैंडल बेकेलाइट नामक प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। प्लास्टिक और इन्वायरमेंट, यानी प्लास्टिक और इन्वायरमेंट का क्या आपस में कोरिलेशन है, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। प्लास्टिक जो है हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन कर दिया है। जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह हैं इधर उधर पड़े रहते हैं, कूड़े में हम फेंक देते हैं। ये जो इनके अंदर कोई फूड मटेरियल या खाद्य सामग्री देख करके जानवर इनको खा लेते हैं और वही प्लास्टिक बैग उनके बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उनके स्टमक में जाके स्टमक चोक कर देते हैं। इससे जो है जानवर, जो सड़क पर खुले जानवर घूमते हैं, वो उन बेचारे जानवरों की डेथ भी हो जाती है। तो प्लास्टिक क्या करती है? प्लास्टिक को अगर हम मिट्टी के अंदर जमीन में गाड़ करके रखते हैं तो क्या होता है, वो काफ़ी सेवरल टाइम तक, काफ़ी लंबे समय तक भी वो एज इट इज बनी रहती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। बहुत लंबा समय ले लेती, कई सालों का समय ले लेती है वो डिस्ट्रॉय होने में। और क्या करती है, जो अपने आसपास की जिस ज़मीन में हमने प्लास्टिक को जो है बरीड करा है, ज़मीन में गाड़ा है, वो अपने आसपास की ज़मीन को बंजर बना देती है। अगर प्लास्टिक को हम जला करके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो प्लास्टिक जो है वो बहुत ही हानिकारक टॉक्सिक जो गैसेस का निर्माण करती है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। प्लास्टिक को अगर हम पानी में डाल देते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी से प्लास्टिक से पानी भी प्रदूषित हो जाती है। यानी प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा तरीकों से नुकसान पहुंचाती है। ये सॉइल को पोल्यूटेड करती है, वाटर पोल्यूटेड करती है, एयर पोल्यूटेड करती है, और एनिमल्स के खान को अगर गलती से कोई जानवर इस प्लास्टिक को खा जाता है तो वो उनकी प्लास्टिक की चोक होने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर उनकी डेथ भी हो जाती है। तो प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। दो तरह की चीज़ें इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ाने के लिए हम आपको दो चीज़ों के बारे में बताएंगे। जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, टू पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं? जैसे कि कपड़ा है, नेचुरल फाइबर है, जैसे कि वूल है या कॉटन है। इसके अलावा वूल कॉटन के अलावा सब्जी फलों के छिलके हैं, मरे हुए जानवर हैं, ये जो है जिनको ज़मीन के अंदर अगर हम दफन करते हैं, बरीड करते हैं, तो ये चीज़ें डाइजेस्ट हो जाए, जो डिकम्पोज हो जाती हैं और डिकम्पोज होकर के बना देती हैं खाद।
खाद बना देती हैं, या कि ये पूरी तरह से डाइजेस्ट होकर ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, डिकम्पोज होकर के ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। अब आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स कौन सी होती हैं? ऐसी चीज़ें जिनको हम काफ़ी लंबे समय तक भी अगर ज़मीन के अंदर उनको बरीड करेंगे, गाड़ करके रखेंगे, तो भी एज इट इज़ वैसे ही निकलेंगी, जैसे कि प्लास्टिक। ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। ये जो ज़मीन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा जो बायोडिग्रेडेबल थिंग्स होती हैं वो जो है वो डिकम्पोज हो जाती हैं, गल जाती हैं, खाद बन जाती है, ह्यूम्स बन जाती हैं, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स होती हैं वो डिकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं होती हैं। आजकल देखा है कितनी जागरूकता फैल रही है, बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैविक और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी अजैविक। आजकल बायोडिग्रेडेबल में सब्जी फलों के छिलके हैं, किचन वेस्ट है, चाय की पत्ती है, कपड़ा है, कागज है, ऊन है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो है प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, कांच की चीज़ें होती हैं, सीमेंट की चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल में होती हैं। इनको अलग अलग आजकल गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि इन दोनों तरह के कूड़ों को आप अलग अलग डालें, जिससे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करने में आसानी रहे, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को उसी के अकॉर्डिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय किया जाए। 7th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि सैनिटरी जो है लैंडफिल्स बनाए जाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़े को जो है डिकम्पोज करने, उसको जो है सही उसको जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए कई जगह उनको जलाया भी जाता है बड़ी बड़ी भट्टियों में, जिससे लेकिन उनसे भी जो फ्यूम्स निकलते हैं, जो धुआं निकलता है, वो पॉइजनस होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। जो प्लास्टिक है वो अगर उसको ज़मीन के अंदर बरीड करते हैं, ज़मीन के अंदर अगर गाड़ते हैं, तो वो काफ़ी लंबा समय ले लेती है डाइजेस्ट होने में, इसलिए वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, यानी हमारे एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए नुकसानदायक है। ये पूरी तरह से जलती भी नहीं है, इट डज नॉट बर्न कम्प्लीटली एंड रिलीज पॉइजनस फ्यूम्स कॉज एयर पोल्यूशन। अगर हम इसको जला करके नष्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये पूर्णतः जलती भी नहीं है। इससे जो जलने से जो धुआं होता है, ये एक गलने लग जाती है, मेल्ट हो जाती है, और अजीब से सॉलिड रूप में ये प्लास्टिक का अगर जलाने की कोशिश करते हैं तो गल करके छोटे से फॉर्म में प्लास्टिक जो है वो सॉलिड पिघले हुए रूप में हमें मिल जाती है। और इसके साथ जो धुआं निकलता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, वो एयर पोल्यूशन करता है। तो प्लास्टिक को हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और प्लास्टिक को इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस भी, सावधानियां भी फॉलो करनी चाहिए। क्या करना चाहिए कि हमेशा हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों के कंपैरिजन में बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे जूट बैग है, कॉटन बैग है, या फिर चीज़ों को ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो डिकम्पोज हो जाते हैं, या फिर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है अगर हमको यूज़ भी करनी पड़ी तो उसको बार बार यूज़ करना चाहिए। थर्मोप्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल की जा सकती है। थर्मोप्लास्टिक जो है प्लास्टिक की टूटे फूटे चीज़ों को हम जग डीलर को या कबाड़ी वाले को दे देते हैं, फैक्ट्रीज में उन चीज़ों को मेल्ट करके उनसे दोबारा नई चीज़ें बन जाती हैं। इस तरह थर्मोप्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर लेते हैं, यानी पुरानी प्लास्टिक की चीज़ों को गला करके उनसे नई चीज़ें बना लेना। कुछ चीज़ें हैं जो सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ साथ प्लास्टिक का इस्तेमाल करते समय हम इन 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल ध्यान देना चाहिए। रिड्यूस यानी प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ तक हो सके। प्लास्टिक के कंपैरिजन में, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों के कंपैरिजन में बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो वो जूट का या कॉटन का बैग लेके जाएं, पॉलीथीन बैग की जगह सामान लाने की बजाय कम से कम इनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा रीयूज़, बार बार उसको इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोई पॉलीथीन बैग है या प्लास्टिक का कोई कंटेनर, प्लास्टिक का कोई सामान है, उसको आप दोबारा बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि घर में आपके पास वाटर बॉटल होती है कि एग्जाम्पल, आप बार बार उसको काफ़ी लंबे समय तक उसका इस्तेमाल कर सकते हो। रिसाइकिल करने के लिए उसको भेज सकते हो, यानी कि प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं जब वो टूट जाती हैं, थर्मोप्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को आप कबाड़ी वाले को, जंग डीलर को दे सकते हो, उन्हें फैक्ट्रियों में पहुंचा दे जाए, जिससे उन चीज़ों को मेल्ट करके उससे दोबारा नई चीज़ें बनाई जाती है। रिकवर करा जा सकते हैं, यानी प्लास्टिक को के अलावा किसी और चीज़ को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जहाँ उपयोगिता हो उसकी प्लास्टिक के अलावा हम कोई और दूसरी चीज़, बायोडिग्रेडेबल चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रीफ्यूज़
प्लास्टिक को यूज़ करने के लिए रिफ्यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक को यूज़ करना बैन कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कर दिया प्लास्टिक बैग को पूरी तरह से बैन कर दिया है, जिससे अगर हम इन सब बातों को मानते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इको फ्रेंडली नहीं होती, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स, बच्चों, नेक्स्ट टाइम पे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।